This is Deepika this side from Khalsa College for Women, and my topic for today is accounting principles. Accounting principles is the combination of two words, accountings and principle. So, what is accounting? Accounting is the recording of the financial transactions in the books of accounts. Basically, accounting is the managing the books of accounts. In the other word, principle, it means rules and regulations. हम जो भी अपनी books of accounts maintain करते हैं accounts की, they have been maintained on the basis of some rules and regulations, and ये जो rules and regulations हैं, these are under the gap क्या है? Gap is the generally accepted accounting principles. ये जो generally accepted accounting principles हैं, these are universally applicable. हर जगह हम लोग इनको accept करते हैं, and ये जो principles हैं, these are further bifurcated into कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. तो अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग की कुछ कन्वेंशंस हैं. ये इसी में फर्दर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दीज आर बीन फॉलोड इन ऑर्डर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसी के बेसिस के ऊपर ही हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करेंगे, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. तो देयर आर टोटल 13 प्रिंसिपल्स, जिसमें कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस दोनों हम लोग कवर करेंगे. इन कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं चलती हूँ तो दैट इज सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. दोनों नाम है इसी कॉन्सेप्ट के. सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस का ओनर है एंड द पर्सन, जो बिजनेस की एंटिटी है, जैसे बिजनेस का पर्सन है दैट इज अ नेचुरल पर्सन, जो बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, अलग अलग इनकी आइडेंटिटी है. दिस इज द रीजन देयर इज अ टर्म नोन एज ड्रॉइंग्स. अब ड्रॉइंग्स क्या होते हैं? ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स जो कि बिजनेस का ओनर विदड्रॉ कर रहा है फॉर द पर्सनल यूज. तो अगर तो बिजनेस का ओनर और बिजनेस सेम ही पर्सन होंगे, फिर अगर वो अमाउंट कुछ विड्रॉ कर रहे हैं या कुछ कैश हो रहे हैं, तो इट कुड बी द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस ऑल्सो. बट हम इसको अलग टर्म देते हैं, दैट इज द टर्म नोन एज ड्रॉइंग्स. उसको हम ड्रॉइंग्स अलग से क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो बिजनेस के ओनर अब खर्चा कर रहे हैं या बिजनेस का ओनर अपने पर्पस के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट्स टू ड्रॉइंग्स, एंड उस ड्रॉइंग्स के ऊपर बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इसी तरह जो अमाउंट बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट करता है इन द बिजनेस, दैट अमाउंट्स टू कैपिटल. और ये जो कैपिटल की अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है, ये भी बिजनेस की अमाउंट बिजनेस में उसने इन्वेस्ट करी है, सो बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट. अब ये दोनों अलग अलग पर्सन है, इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट जो उसने कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करी है, उसके ऊपर उसको बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट मिलता है, एंड जो वो अमाउंट विड्रॉ करता है उसके ऊपर ही हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी का पार्ट है. इसीलिए ये टर्म्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस जो है दे आर डिफरेंट पर्सन्स. ये मेरा आता है अंडर द कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेकेंड कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्ट अ बिजनेस, तो वी ऑलवेज एज्यूम कि ये जो बिजनेस है इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, एक लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा. हम अगर आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यही सोच के कर रहे हैं कि कल को इस बिजनेस से मैंने प्रॉफिट्स अर्न करने. हम लोग कभी भी ये सोच के नहीं चलते कि हाँ जी आज मैंने बिजनेस शुरू किए तो ये आने वाले 1 या 2 सालों में बंद हो जाएगा बिजनेस, और फिर इसका लॉस जो है वो मुझे बेयर करना पड़ेगा. सो द एजम्पशन ऑफ द लाइफ लॉन्ग सक्सेस ऑफ द बिजनेस, ये एज्यूम करके चलना कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. अब आप देखिए ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, इसके इम्प्लीकेशन हम लोग कैसे लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस, जो मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ, तो मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी. अब जब मैंने वो फिक्स्ड एसेट खरीदी, तो उसके लिए मैंने फिक्स्ड एसेट लाइक मैंने कोई मशीनरी खरीदी, तो वो मशीनरी महंगी आएगी. उस मशीनरी को इट इज नॉट कि मैंने उसी एक पर्टिकुलर साल में उसको यूज करना है, जिस पर्टिकुलर साल में मैंने उसको परचेज किया है. तो अगर मैंने उसको आने वाले सालों में यूज करना है, तो फिर मैं उसकी कॉस्ट को एक ही साल में तो नहीं डालूंगी. तो व्हाट वी डू इज हम उस पर्टिकुलर एसेट की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के साथ.
दिस इज बेसिकली द इम्प्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो एसेट मैंने खरीदी है ये आने वाले काफी सालों तक चलेगी। जब वो आने वाले काफी सालों तक चलेगी तो मैंने जो उसके एस्टिमेटेड लाइफ एक्सपेक्ट करी है या एस्टिमेट करी है या प्रेडिक्ट करी है, मैं उतने सालों में उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर लूंगी एंड वो उतना ही शेयर उस पर्टिकुलर साल में डालूंगी। यही चीज मुझे बताती है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की इम्प्लीकेशन जो है वो क्या हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जब हमारा क्या कहते हैं कि हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खाली उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको कि हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि मनी में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज द वेरी मच डेफिनेशन जो हम लोगों ने अभी अकाउंटिंग की मैंने आपको बताई थी कि अकाउंटिंग मीन्स कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो द थिंग्स, वो चीजें या वो ट्रांजेक्शन्स जिसको मैं मनी में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 hectares ऑफ लैंड, 20 chairs. So first we have to convert this value into monetary terms. Only then we can record this in the books of accounts. This is being said under the money measurement concept. After this we have accounting period concept. अब accounting period क्या है? Period is the time duration. Accounting period concept मेरा क्या कहता है? As per the accounting period concept, कि मेरा जो ड्यूरेशन है जिसके लिए मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, दैट पीरियड इज जनरली ऑफ 12 मंथ्स या फिर उससे कम का हो सकते हैं। अदरवाइज ये पीरियड जो है वो 12 महीने का ही होता है, बट मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया जनरली 12 मंथ्स क्योंकि वो इससे कम का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अब इससे कम का मेरा 12 अकाउंटिंग पीरियड कब हो सकता है? 12 महीने से कम का। 12 महीने से कम का अकाउंटिंग पीरियड तब हो सकता है से मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्टअप किया एंड वो मैंने साल की बिगिनिंग में नहीं किया। तो अगर मैंने बिजनेस साल की बिगिनिंग में नहीं किया तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन कर रही हूँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज तो एंड डेट पे ही होंगी। से अगर मैंने जनवरी या अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट नहीं करके जुलाई में स्टार्ट किया तो एंड डेट तक उसके जितने भी मंथ्स बनेंगे उसके लिए आई विल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग पीरियड ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिस टाइम पीरियड के लिए हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड दो तरह का होता है, फर्स्ट इज कैलेंडर ईयर एंड द अदर वन इज अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर में हमारे जो मंथ्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जनवरी। सो जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर पे खत्म होता है। 1 जनवरी को जो साल स्टार्ट हो रहा है इट विल बी एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। तो जब हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं एज पर दिस ईयर जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, इट विल बी नोन एज कि मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज हो रही हैं या मेंटेन हो रही हैं दे आर एज पर द कैलेंडर ईयर। और अगर मैं यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करती हूँ अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंगली, तो अकाउंटिंग ईयर मेरा कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होके इट एंड्स ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2023 की बात कर रही हूँ तो 2023 वाला जो अगर मेरा स्टार्टअप हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023, तो दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2024। ये मेरा 12 महीने का पूरा मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा, जिसके लिए मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगी। इसके बाद में कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसको मैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी बोलती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपनी लाइफ के इंश्योरेंसेस कराते हैं। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं हम लोग अपनी लाइफ की? इन ऑर्डर टू बी सेफ। इन द सेम वे अगर हमारे लिए हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है तो जिस बिजनेस में मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, कैश इन्वेस्ट किए है, एसेट्स इन्वेस्ट करी हैं, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं, तो उसकी भी इंश्योरेंस हम लोगों को करानी है। तो बिजनेस की इंश्योरेंस के लिए देयर इज नो लाइफ इंश्योरेंस। हम लोग बिजनेस की इंश्योरेंस कैसे करते हैं? हम लोग उसको लॉसेस से बचाने के लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में हम लोग एक कोटेशन यूज करते हैं दैट इज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसके लिए आप सोचो चाहे ना सोचो, लेकिन अगर आपको कहीं भी लगता है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ लॉसेस तो यू नीड टू मेक प्रोविजन आउट ऑफ फॉर द सेम।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोविजंस में अगर बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स उधार पे बेचे, अगर जब मैं गुड्स उधार पे बेचती हूँ तो द पर्सन टू हुम द गुड्स आर बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। उस पर्सन ने मुझे बिजनेस में पैसे देने हैं। अब डेटर्स में से अगर कोई मेरी अमाउंट इरिकवरेबल हो जाती है कि दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग ऑफ मी माय डेट्स, तो फिर उस केस में क्या रहता है कि वो अपने डेट्स नहीं पे कर पा रहा, तो वो अमाउंट मेरी बैड डेट्स हो जाती है। तो ये दिस इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। तो मुझे अगर कहीं पे पता था कि ये डेटर्स ऐसे हो सकता है कि वो इरिकवरेबल हो सकते हैं, तो आई नीड टू मेक प्रोविजन फॉर द सेम इन एडवांस, सो दैट जिस दिन वो एक्चुअल में मुझे लॉस हो, मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर लिया हो। ये मेरा कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कि मुझे पहले से ही उसके लिए काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं, वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द अदर वन इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इस मेथड को फॉलो करके कर रही हूँ, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश से रिलेटेड है, चाहे वो कैश की रिसीट्स हैं, चाहे वो कैश की पेमेंट्स हैं। हम लोग इसमें ये चीज को कंसिडर नहीं करते कि वेदर दोज कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स जो है वो इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती हैं जिसके मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही हूँ या फिर नहीं। हमने सिर्फ यही देखना है कि अगर कैश इज बीन इन्वॉल्व तो वी विल रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शंस। ऑन द अदर हैंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस जो कि एक्रू हो रही हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में, चाहे हमने उन ट्रांजेक्शंस के लिए कैश पे किया है, अगर वो एक्सपेंस है या नहीं, या फिर अगर वो इनकम है तो चाहे मैंने उस इनकम के लिए कैश रिसीव किया है या फिर नहीं, आई विल रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज दे रिलेट टू दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। दिस इज बीन बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये मेरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शंस करेंगे कि उनको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्रू हो जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द लाइन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपस में थोड़े थोड़े मैच करते हैं। रीजन बीइंग एक्रूअल में मैंने आपको बताया कि अगर वो चीज एक्रू हो गई तो ओनली देन वी विल बी रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट एक्रूअल में वी टॉक्ड अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बोथ। But when we talk about revenue recognition concept, तो in revenue recognition concept, revenue का मतलब होते हैं सिर्फ earnings। तो revenue recognition concept क्या कहते हैं कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग तभी करनी है जब आपके पास राइट रिसीव हो गया है कि आप उस रेवेन्यू को ले सकते हो, ठीक है, यू हैव अर्नड दैट राइट, एक्रू हो गई है वो चीज। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगी। फॉर एग्जांपल आपने आप गुड्स बेचते हो, आपको कहीं से ऑर्डर रिसीव हुआ है कि आपने ये गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं एंड यू हैव टू डिस्पैच दोस गुड्स टू देम। व्हेन यू रिसीव द ऑर्डर यू हैव रिसीव्ड नथिंग, ठीक है। तो आपके पास अब अगर आपको 6 जुलाई को से ऑर्डर रिसीव हुआ, यू आर डिस्पैचिंग द गुड्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन 10th जुलाई। अब जब आपने गुड्स डिस्पैच कर दिए तो राइट एक्रू हो गया टू रिसीव द पेमेंट्स। टिल द टाइम आपने गुड्स डिस्पैच नहीं किए उस पर्सन को तो आपके पास राइट भी नहीं रिसीव हुआ टू रिसीव द पेमेंट्स। सो व्हेन द राइट इज बीन एक्रूड ओनली देन, मतलब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ओनली देन द ट्रांजेक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लाइन में आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट जब मुझे क्या कहते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 23-24, 23-24 का मतलब द ईयर व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2023 and has been ending on 31st March 2024। अगर मैं इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज कर रही हूँ तो मुझे उसी साल की मुझे मैच करना है, तो मुझे उसी साल की इनकम्स लेनी है, रेवेन्यूज लेने हैं, एंड फॉर द सेम 23-24 ईयर मुझे उसके एक्सपेंसेस लेने हैं। ओनली देन मैं सही प्रॉफिट और लॉस के ऊपर पहुंच पाऊंगी।
इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब अकाउंट्स जब आप किसी लेमैन को पूछते हो तो वो हमेशा बोलते हैं अकाउंट्स क्या है, इट इज डेबिट एंड क्रेडिट। सो व्हाट इज दिस डेबिट एंड क्रेडिट मींस, डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलते हैं कि फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी अकाउंट्स में होती है उसके लिए एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, और ये डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। एक ही एंट्री की जब हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उसके लिए मैं डेबिट एस्पेक्ट भी उसका पास करूंगी एंड मैं उसका क्रेडिट एस्पेक्ट भी पास करूंगी। यही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हम लोगों को चेक करना है कि क्या मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो पूरी हो रही है, दैट इज टोटल एसेट्स जो है वेदर दे आर बीन इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही मेरा डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं दोनों एस्पेक्ट्स मैंने उसके रिकॉर्ड करने हैं, एक जिसको डेबिट कर रही हूँ एंड द सेकंड वन जिसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं दे आर बीन बाइफिकेटेड इनटू कॉन्सेप्ट्स as well as conventions. So this was all about concepts. Next are conventions. अब कुछ conventions हैं, उन conventions में the first one is convention of full disclosure. फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन हमें क्या बताती है कि जब भी हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि देयर आर डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन काफी लोग हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन जो कि उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। इंटरनल यूजर्स में हमारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, हमारी जो इंटरनल मैनेजमेंट है, जो ओनर है, ये लोग आ जाते हैं। एक्सटर्नल में हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, दीज आर द पर्संस जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं। तो वो कहते हैं कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें मुझे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इट नीड्स टू बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। ऑल द मटेरियल फैक्ट्स जो है वो मुझे डिस्क्लोज करने हैं सो दैट नथिंग शुड बी हिडन। किसी भी यूजर को ऐसा ना लगे कि इस पर्सन ने ये इंफॉर्मेशन जो है या इस बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इंफॉर्मेशन छुपा ली थी, उसने ये चीज तो हमें बताई नहीं थी। बिकॉज इट इज अ मटीरियल फैक्ट कि आपको सारी चीजें जो है जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि उनके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, यू नीड टू डिस्क्लोज दोज थिंग्स। सेकेंड इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी की कन्वेंशन क्या कहती है कि देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, स्टॉक की कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी हम लोग कंसिस्टेंसी की कन्वेंशन कहती है कि जब भी हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हम लोगों ने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है एक यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करके, एक ही पैटर्न फॉलो करूं सो दैट बाद में वो इजीली कंपेरेबल हो। अगर मैं हर साल ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट मेथड ऑप्ट करके प्रिपेयर करूंगी तो बाद में इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ ओनली कि मैं अपने बिजनेस की ही ग्रोथ जो है वो नहीं देख पाऊंगी। बिकॉज कंपेरेबिलिटी जब करूंगी तो वो जेन्युइन ग्राउंड्स पे नहीं होगी। वो जेन्युइन ग्राउंड्स पे इसलिए नहीं है बिकॉज एक साल में मैंने कोई और मेथड यूटिलाइज किया, एडॉप्ट किया, एंड इन द अदर ईयर आई एम adopting in another method. So वो कहते हैं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन द मेथड्स यू एडॉप्ट। ये सेकंड कन्वेंशन थी। इसके बाद थर्ड कन्वेंशन आते हैं कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी की कन्वेंशन क्या कहती है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मटीरियल चीजें रिकॉर्ड करनी है। मटीरियल फैक्ट्स मींस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल द मटीरियल फैक्ट्स दे शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है, हम लोग जब भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, अकाउंटेंट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट इज द वन हु प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है टू वेरीफाई दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी आपकी बुक्स की वेरिफिकेशन होती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक होती है, तो वो वेरीफाई करने के लिए कुछ बेसिस होने चाहिए, कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आपने वो रिकॉर्ड करी है। तो एज पर दिस कन्वेंशन हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खाली वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनके रिगार्डिंग मेरे पास एविडेंस है, कोई ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरे पास उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी
प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो मुझे उन चीज़ों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज़ कल को मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट concepts and convention of accounting principles. I hope you all understand. Thank you.